Hello friends, this is Sar Gupta and welcome back to Percham. I hope you all are well. आज हम चैप्टर 54 नीति आयोग पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की क्लास को. सबसे पहले हम देखते हैं अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन. सो क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो मौलिक कर्तव्यों की बात करता है. चार ऑप्शंस थे आपके पास, आर्टिकल 18, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 356. इसका सही आंसर क्या है? आर्टिकल 51A. इसको किसके थ्रू ऐड किया गया था? वाया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. एंड किसकी रिकमेंडेशन पे? सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे. एंड वन मोर थिंग, इन टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11 फंडामेंटल ड्यूटी है. 10 ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू एंड प्लस 1 कर दी गई थी 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू. जहां तक बात है आर्टिकल 18 की, वो बात करता है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की. आर्टिकल 21A बात करता है राइट टू एजुकेशन की. आर्टिकल 356 बात करता है प्रेसिडेंट रूल की. ओके, सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के साथ. पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन इन. सो आज जो है, आज क्या होती है? नीति आयोग. नीति आयोग से पहले क्या थी? प्लानिंग कमीशन. सो प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने कब रिप्लेस किया? ए 2010, बी 2015, सी 2017, डी 2021. इसका सही आंसर क्या है? बी 2015. एंड अगर एग्जैक्ट डेट देखें तो जनवरी 1, 2015 को नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था. नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ओके. सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग. पहला, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि ये एक संवैधानिक संस्था है. सेकंड, इट इज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली. पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि नीति आयोग किसी तरह की संवैधानिक बॉडी नहीं है. वो क्या है? वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड इट्स वर्थ टू नोट कि ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है. वो क्या है? वो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि नीति आयोग क्या है? इट इज द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. थिंक टैंक मतलब एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी संस्था जो सरकार के प्लान्स को फॉर्मुलेट करती है, जो हमें बताती है कि आगे क्या क्या करना चाहिए ताकि देश में विकास हो सके, लोगों का वेलफेयर हो सके, लोगों का कल्याण हो सके, एंड सेवरल अदर थिंग्स. थर्ड क्वेश्चन, सर्वे ऑफ इंडिया कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ. जो हमारी भारत सरकार है वो सर्वे करवाती है इंडिया का. तो वो जो सर्वे है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? चार ऑप्शंस हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, एंड ऑप्शन डी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री. एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री तो अब बहुत बड़ा मंत्रालय है. इसके अंदर भी जो नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो इस सर्वे को कंडक्ट करता है. फोर्थ क्वेश्चन, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग. सो जो हमारा नीति आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होता है? चार ऑप्शंस हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर. एंड एज ऑफ नाउ कौन है हमारे प्राइम मिनिस्टर? श्री नरेंद्र मोदी. सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. फिफ्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग. पहला, चीफ मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल. सो जो नीति आयोग है उसकी गवर्निंग काउंसिल होती है. सो क्या उस गवर्निंग काउंसिल में चीफ मिनिस्टर्स मेंबर होते हैं? सेकंड, इट हैज सेवरल स्पेशलाइज्ड विंग्स, यानी कि नीति आयोग के कई स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं. अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. पहला स्टेटमेंट हमारा सही है,
जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल होती है उसमें चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है, क्योंकि नीति आयोग के कई सारे स्पेशलाइज्ड विंग्स होते हैं, जैसे कि रिसर्च विंग होती है, कंसल्टेंसी विंग होती है, टीम इंडिया विंग होती है, इसके अलावा भी कई सारी विंग है। सिक्स्थ क्वेश्चन, वन ऑफ द implications of equality in society is the absence of A. privileges, B. restraint, C. competition, D. ideology। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2017 में यूपीएससी ने इसको पूछा था। क्वेश्चन सीधे शब्दों में ये पूछ रहा है आपसे कि अगर आपको किसी सोसाइटी में, किसी समाज में समानता लानी है, इक्वालिटी लानी है, तो उस समाज में किसका एब्सेंस होना चाहिए, क्या लुप्त होना चाहिए, और ये चार ऑप्शंस हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रिविलेजेस। इनफैक्ट जब तक आप किसी सोसाइटी में प्रिविलेजेस को खत्म नहीं कर दोगे तब तक इक्वालिटी आ ही नहीं सकती। एंड ये लाइनें कहाँ लिखी हुई है, क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की बुक में, एंड वहां से ही इस क्वेश्चन को उठाया गया है। इसी कारण कहा जाता है कि एनसीईआरटीज आर द मस्ट व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी सीएससी एग्जाम। सेवेंथ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, DPSP aims to promote political, social and economic democracy in the country, यानी कि जो राजनीति के निदेशक सिद्धांत होते हैं वो हमारे भारत देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। सेकंड, देयर आर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है। पहला क्यों गलत है, पहला इसलिए गलत है क्योंकि डीपीएसपी केवल और केवल सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। जहां तक बात है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की, तो दैट आर बीइंग प्रमोटेड बाय फंडामेंटल राइट्स, एंड फंडामेंटल राइट्स कहां लिखी हुई है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है, 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। सो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव वुड बी आवर करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, यानी कि संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है। ये 2020 में पूछा गया था, फिर 2021 में भी इसे रिपीट किया गया। सो ये क्वेश्चन तो आपसे बनना ही बनना चाहिए, एंड क्वाइट इजी भी है क्वेश्चन। चार ऑप्शंस है। पहला, a representative government of a nation with federal structure, a government whose head enjoys nominal powers, a government whose head enjoys real powers, a government limited by the terms of the constitution। So सबसे सटीक एंड सबसे सही क्या है वो आपको बताना है। So the correct answer is option D, a government limited by the terms of the constitution। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमारा संविधान है वो सरकार के ऊपर किस तरीके से लिमिट लगाती है। सो वो लिमिट लगाती है फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में, वो लिमिट लगाती है जुडिशियल रिव्यू के फॉर्म में, कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना दे और कोई लॉ बना दे जो कि सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस लॉ को स्ट्रक डाउन कर देगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। तो ये सारी क्या है, वो एक लिमिट ही तो है सरकार के ऊपर। नाइन्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, जिसको आप फेमसली DMEO के नाम से जानते हो, एक्ट्स एज अ अटैच्ड ऑफिस ऑफ नीति आयोग। सेकंड, DMEO मॉनिटर्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है, ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू, दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। अब जहां तक बात है DMEO की, तो उसे एस्टैब्लिश किया था भारत सरकार ने 2015 में बाय मर्जिंग अर्स्टवाइल प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस, यानी कि इन दोनों को मर्ज करके DMEO बनाया गया। सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। 10th, व्हाट वाज द थीम ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सो जो पहला पंचवर्षीय योजना थी उसकी थीम क्या थी, ए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी का विकास, सी एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी एलिविएशन एंड जस्टिस यानी कि रोजगार, न्याय एंड गरीबी हटाओ, डी सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, मतलब
आत्मनिर्भर इकोनॉमी होनी चाहिए। ये था हमारा थीम। अब इसका सही आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एंड ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना, वो किस मॉडल पे बेस्ड था? दैट वाज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डॉमर मॉडल। सो ऑल दिस थिंग यू नीड टू नो। जहां तक बात है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की, सो दैट वाज द थीम ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। employment poverty alleviation and justice was the theme of fifth 5 year plan, and self-reliant and self-generating economy was the theme of third 5 year plan. 11th question. Under the Indian Constitution, concentration of wealth violates. यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल हमारे देश में बहुत सारा वेल्थ कलेक्ट कर रहा है, जमा कर रहा है, तो वो किस चीज को वायलेट करता है? ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला, राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। सेकंड, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सी, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। एंड डी, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर यानी कि कल्याण की अवधारणा। ओके, सो इसका सही आंसर क्या है? सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब क्यों? क्योंकि आर्टिकल 39 क्लॉज सी, जो कि एक तरह का डीपीएसपी है, वहां क्या लिखा हुआ है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू सिक्योर प्रिवेंशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात हो रही है, यहां भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात हो रही थी। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो इस तरीके से आपको चीजों को लिंक करना है। इन दैट वे आपको आर्टिकल्स भी याद हो जाएंगे एंड जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस के पीछे वो भी आपको इजीली जो है माइंड में फिट हो जाएगा। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ? ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। पहला, लिमिटेशन ऑफ पावर। सेकंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ। थर्ड, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट। फोर्थ, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। सो क्या करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 4 ओनली, ऑप्शन सी 1, 2 and 4 ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। So the correct answer is option C, 1, 2 and 4 only। यानी कि रूल ऑफ लॉ का क्या फीचर होता है? लिमिटेशन ऑफ पावर। बिल्कुल सही है, क्योंकि कानून तो तभी कायम रह पाएगा ना जब किसी की पावर्स पे लिमिटेशंस हो। अगर पावर्स अनलिमिटेड होंगी, पावर्स एब्सोल्यूट होंगी, तब तो रूल ऑफ लॉ कभी एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाएगा, एनार्की हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि हर कोई कानून के सामने बराबर होना चाहिए, ये आर्टिकल 14 में लिखा भी हुआ है क्लियरली। तीसरा गलत है, क्योंकि हमारे देश में पीपल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट, इनफैक्ट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। सो तीसरा तो गलत हो जाता है। चौथा सही है, लिबर्टी होनी चाहिए, यानी कि लोगों को अधिकार होना चाहिए कि वो अपने मन की चीजें कर सके विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। एंड सिविल राइट्स होने चाहिए। सिविल राइट्स जो हमारे पूरी की पूरे फंडामेंटल राइट्स हैं और बाकी तरह की लीगल राइट है, वो क्या है? वो एक तरह की सिविल राइट्स ही तो है। So 1, 2 and 4 would be correct and therefore option C के साथ हम जाएंगे। ठीक है, ये 2018 में पूछा गया था। 13th, who is the chairperson of National Development Council? So जो NDC होती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है, उसका चेयरपर्सन कौन होता है? ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी, प्राइम मिनिस्टर, सी, होम मिनिस्टर, डी, फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। बट ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ना, इट इज क्वाइट, आई वुड से कि डोरमेंट हो चुकी है, मतलब किसी काम की नहीं रही। लास्ट टाइम इसकी मीटिंग 2012 में हुई थी एंड इसके बाद आज तक इसकी मीटिंग ही नहीं हुई। एंड एनडीसी का जो भी काम है अब अगर हम प्रैक्टिकली बोले तो नीति आयोग ही करता है। एनडीसी की खुद की क्योंकि मीटिंग 2012 से मतलब करीब 7-8 साल से मीटिंग नहीं हुई। ओके ना, सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। 14th, choose the correct pair. On one side we have article 12, article 40, article 356, article 263। ये सारे आर्टिकल्स हमने पढ़ चुके हैं। ओके, on the other side we have interstate council, president rule, definition of state, organization of village panchayat, नीति आयोग। So what's the correct option? I am giving you 10 seconds, just found out the correct option।
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 12 है वहां क्या लिखा हुआ है, स्टेट की क्या डेफिनेशन है वो लिखी हुई है। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत क्या है, एक तरह का गांधी एंड डीपीएसपी है। आर्टिकल 356 बात करता है किसकी, वो बात करता है प्रेसिडेंट रूल की, एंड आर्टिकल 263 बात करता है इंटरस्टेट काउंसिल की। जहां तक बात है नीति आयोग की, तो नीति आयोग का तो कोई मेंशन ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि वो क्या है, वो एक तरह की एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, सो यहां से आप लॉजिक लगा सकते थे, नीति आयोग को इजिली एलिमिनेट कर सकते थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यानी कि 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी एंड 4 का ई। 15th, which of the following is the custodian of the Constitution of India? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है, कस्टोडियन है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी लोकसभा सेक्रेटेरिएट यानी कि लोकसभा सचिवालय, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो इसका जो भी आंसर है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एंड इस तरीके से खत्म होते हैं हमारे आज की 15 क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 55 नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, चैप्टर 56 स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, चैप्टर 57 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड चैप्टर 58 स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो डू प्रिपेयर दीज 4 चैप्टर्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आज का क्लास अच्छा लगा हो, सो प्लीज लाइक दी वीडियो and obviously subscribe the channel. Till then, bye bye and thank you.